जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी here and you're watching Alvila Associates। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 8 है और इसमें हमने पढ़ना है RCO ऑफ 1985। इससे पहले पीछे मैं रफली थोड़ा सा 2 मिनट में अगर बताऊं तो सबसे पहले हमने देखा कि 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है, लेकिन फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो 1935 का इंडियन एक्ट जो है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सून आफ्टर 2 years ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 जो है वो पास होती है। उसकी रोशनी में जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जो है वो बन जाती है, जिसका टास्क ये होता है कि उसने हमें फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ड्राफ्ट तैयार करके देना है। वो अपनी 4 रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाती हैं टिल द ईयर ऑफ 1954। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको अमली तौर पे जो है वो 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना दिया जाता है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के नाम से जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा देर नहीं चल सकता और 2 साल के बाद ही जो है वो 1958 में ये एब्रोगेट हो जाता है और एक मार्शल लॉ जो है वो मुल्क के अंदर नाफिज हो जाता है। उसके बाद 1962 में यानी 1962 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता है, जो कि टोटली अपोजिट होता है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उस वक्त के जो अयूब खान साहब थे उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। लेटर ऑन 1970 में एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के नतीजे में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ता है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता है, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता है। वहाँ पे बांग्लादेश बन जाता है और यहाँ पे पाकिस्तान अलग से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में बन जाता है। अब अगेन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्किंग स्टार्ट की जाती है। तो 1972 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने कहा था सपोज कर लें कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, क्योंकि वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो नेक्स्ट पार्ट में सारा मतलब नेक्स्ट पोर्शन में सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ना है। तो अभी जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद अगेन 1977 में अगेन एक मार्शल लॉ लगता है बाय जनरल ज़ियाउल हक, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो अपनी रिजीम को लीगलाइज करने के लिए, लेजिटिमेट करने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, या उसको जो है ना आवाम की नज़र में अच्छा करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम पुट अप करते हैं, जिसके नतीजे में वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर वो देते हैं 1981 का, जिसमें 1973 की बहुत ज़्यादा प्रोविजंस जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान उसके बदले में भी हमें उठाना पड़ता है। अवाम का उस पर बहुत जो है वो सख्त रिएक्शन आता है, क्योंकि जजेस को भी उसमें फोर्स किया गया कि ओथ लें, इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं लेंगे तो आपको जो है वो अपनी सीट से जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सून आफ्टर 4 years अगेन यानी 1981 में वो जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आता है, उसके 4 साल बाद 1985 में ज़ियाउल हक खान साहब जो है ये क्या करते हैं, खान था ये नहीं था, पता नहीं था या नहीं था, ज़ियाउल हक जो है ये क्या करता है, अयूब खान था, ज़ियाउल हक नहीं था। तो ज़ियाउल हक क्या करता है कि ये एक नया जो है वो ऑर्डर ले आता है इन फील्ड और उसको नाम देता है रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है। तो वो जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसी को ये रेगुलेट करने की कोशिश करता है विद अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है। होता क्या है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस करता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स है, लेकिन ये क्या करता है, ये रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत ज़्यादातर पावर्स किसको दे देता है, प्रेसिडेंट को दे देता है, क्योंकि ये खुद प्रेसिडेंट था तो ये चाहता था कि मैं ही सारी पावर्स एक्सरसाइज करूँ। लिहाजा ये जो रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, इसमें नीयत तो इसकी अच्छी थी कि मैं जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेगुलेट करूँ, लेकिन अगेन मिस यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसने पावर का जो है वो इस्तेमाल किया और सारी की सारी पावर इस ऑर्डर के तहत भी अपने पास जो है वो रख ली। तो ये ऑर्डर हमने आज पढ़ना है, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का हिस्सा है। तो इसमें देखते हैं आज के कहाँ से ये आया, क्या इसके इम्पैक्ट्स थे, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की उसका इससे क्या रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें आज के क्वेश्चन में हमने डिस्कस करनी है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी
द RCO यानी रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1985 was a significant step in the constitutional history of Pakistan। तो यानी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसमें होता क्या है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ जनरल ज़ियाउल हक, यानी ये जनरल ज़ियाउल हक की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से ये नाफिज किया गया था। हु हैड कम टू पावर इन 1977 आफ्टर ओवरथ्रोइंग द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो। तो जैसे मैंने बताया कि 1970 का जो इलेक्शन हुआ था उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था। यहाँ पे भुट्टो की गवर्नमेंट बन गई थी और वो भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी वो एक सिविलियन गवर्नमेंट थी, यानी अवाम के वोटों से वो गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन क्या हुआ कि उस गवर्नमेंट को बाईपास किया और मिलिट्री रूल के थ्रू 1977 में ज़ियाउल हक ने सारा जो है वो निज़ाम संभाल लिया। The RCO यानी Regulation of Constitutional Order was essentially a legal framework aimed at consolidating military rule while also bringing some semblance of constitutional order। ठीक है, तो इसका मकसद क्या था कि जो मिलिट्री रूल है उसको सपोर्ट किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशन का एक दिखावा दिखाना है बस अवाम को। असल में उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था, सारी की सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दे दी गई थी ताकि वो अपनी मर्जी से एक्सरसाइज कर सके। एनी हाउ कंटेक्स्ट बिहाइंड द RCO ऑफ 1985, यानी ये जो 1985 का रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है इसका बैकग्राउंड क्या था। द RCO वाज पार्ट ऑफ जनरल ज़ियाउल हक एफर्ट्स टू लेजिटिमाइज हिज मिलिट्री रूल, यानी उसका जो मिलिट्री रूल था उसको वो लेजिटिमाइज करना चाहता था, यानी हलाल करार देना चाहता था कि मैं जो है वो सही तरीके से कर रहा हूँ रूल। आफ्टर टेकिंग कंट्रोल इन 1977 ज़िया साउट टू मैनेज पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम अंडर हिज अथॉरिटेरियन रूल। बहुत सारे लोग हैं जो ज़िया को अच्छा कंसीडर करते हैं क्योंकि ज़िया के दौर में बड़ी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ हुई और बड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक टच आया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको गालियाँ भी निकालते हैं कि एक सिविलियन गवर्नमेंट जो थी, जो कि भुट्टो के सपोर्टर हैं जितने भी, क्योंकि भुट्टो को जो है वो इसी टेन्योर में then फांसी भी हुई लेटर ऑन, तो भुट्टे के जितने भी सपोर्टर हैं वो इसको गालियाँ निकालते हैं कि ये जो है इसने सिविलियन गवर्नमेंट जो थी उसको गिरा के अपनी गवर्नमेंट कायम की और उसको हुक और क्रुक जो है वो चलाता रहा। तो वो इसको गालियाँ निकालते हैं, कुछ जो है वो इसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन हम लोग के स्टूडेंट हम न्यूट्रल हैं। मैं अक्सर आप लोगों से कहता होता हूँ कि हमने गालियाँ भी नहीं देनी और हमने अच्छा भी नहीं कहना है। हमने दोनों एंगल से स्टडी करना है और देन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको लेके चलना है। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के गुलाम नहीं है हम, ठीक है। तो आपने खुद स्टडी करना है, खुद अपनी एक ओपिनियन बनानी है और जो आपकी ओपिनियन होगी वो मैटर करेगी। कोई क्या ओपिनियन रखता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसने अथॉरिटेरियन रूल जो है अपना उसको जो है कंटिन्यू रखने के लिए ये ऑर्डर लेके आया। ओवर द ईयर्स ही हैड मेड वेरियस अटेम्प्ट्स टू लेजिटिमाइज हिज गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सस्पेंडिंग द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एंड इशूइंग प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स, यानी PCO जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए। तो कहते हैं जी अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए, हलाल कंसीडर करने के लिए इसने बहुत सारी एफर्ट्स की और उन एफर्ट्स में से एक एफर्ट वो भी थी जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं। PCO यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, जिसके तहत क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 था उसकी प्रोविजंस को सस्पेंड कर दिया और इनफील्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आ गया। देन लेटर ऑन अब ये जो रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये आगे, ये भी एक एफर्ट थी टुवर्ड्स लेजिटिमाइजिंग हिज टेन्योर। In 1985, Ziaul Haq decided to introduce the RCO, यानी Regulation of Constitutional Order, to make some structural changes and create a semblance of constitutional governance while ensuring the military's hold on power। तो military जो है वो होल्ड रखेगी, पावर military के पास होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी और उसको लेके जो है ये चलेगा। और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कन्वर्ट कर दो प्रेसिडेंशियल में, ताकि सारी की सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ रहे हैं और ये अपना रूल जो है वो आराम से बैठ के सुकून से कर सके। माइक हो ना मेरा। देन है की प्रोविजंस ऑफ द RCO ऑफ 1985। ये जो रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 1985 का, इसकी की प्रोविजंस कौन कौन सी थी। सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करते हैं, लेकिन रिस्टोर कैसे, अमेंडमेंट्स के साथ, अपने फेवरेबल चीज़ों के साथ। द RCO रिस्टोर्ड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी रिस्टोर तो कर दिया जो कि सस्पेंड किया था 1981 के ऑर्डर के तहत।
अब 1985 में रिस्टोर तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है ये देखिएगा। बट विद सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स डेट गेव मोर पावर्स टू द प्रेसिडेंट एंड लिमिटेड द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो यानी 73 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, उसमें तो रोल सारे का सारा पार्लियामेंट का था, पावर सारी की सारी पार्लियामेंट के पास थी। प्रेसिडेंट तो एक सेरेमोनियल हेड है, लेकिन ये जो रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया, इसमें क्या किया कि जो पार्लियामेंट था उसका रोल लिमिटेड कर दिया और प्रेसिडेंट जो है उसकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया। इट रेस्ट्रेन इट reinstated the constitution in a modified form that aligned with Zia's military rule। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर तो हो गया, लेकिन अलाइनमेंट उसकी सारी की सारी किसकी सपोर्ट में हो गई, जियाउल हक के मिलिट्री रूल की तरफ। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिमिटेड कर दिया, प्रेसिडेंशियल जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया, ताकि सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट कर सके। सबसे पहला की फीचर ये था, की प्रवीण ये थी। देन द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर की बजाय प्रेसिडेंट के रोल को ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया। वन ऑफ द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द आरसीओ यानी रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर वाज द एनहांस्ड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उसको एनहांस कर दिया गया। द प्रेसिडेंट वाज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। जो प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेजिशन पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करेगा, अब डायरेक्ट पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दे दी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, बाई पासिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसेस एंड गिविंग द प्रेसिडेंट नियर कंप्लीट कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल डिसीजन। तो अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट की जो पावर्स थी उनको बाईपास करके सारी की सारी पावर्स जो थी वो किसको दे दी गई, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है वो जब चाहे असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये भी इसमें की प्रोविजन था। देन था इंडक्शन ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। बुरा जो कहते हैं वो भुट्टो की वजह से, वो अच्छा जो कहते हैं वो ये फैक्टर था कि इस्लामाइजेशन का दौर कहा जाता है ज़िया के दौर को, क्योंकि उसमें इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रोविजंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। ज़िया एम्ड टू अलाइन पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। उसका कहना था जी जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इट मस्ट बी अलाइंड विद द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक प्रोविजंस होंगे। द आरसीओ इंक्लूडेड अमेंडमेंट्स दैट गेव इस्लामिक लॉज अ मोर प्रोमिनेंट पोजीशन विद इन द लीगल सिस्टम। तो यानी इसके थ्रू इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं उनको इंड्यूस किया गया और ज़्यादा उनको रिकग्निशन जो है वो मिली उससे। इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ द शरीयत कोर्ट टू डील विद इस्लामिक लॉ। शरीयत कोर्ट की जो फॉर्मेशन है वो भी, क्रिएशन जो है वो भी इसी के थ्रू हुई, जो कि इस्लामिक लॉ के तहत जो है वो केसेस को देखेगी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल्स। द मिलिट्री गवर्नमेंट यूज्ड द आरसीओ यानी रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर टू रिटेन कंट्रोल ओवर द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर की गवर्नमेंट पोस्ट। यानी इसके थ्रू इन्होंने अपना सारा का सारा कंट्रोल जो है वो रख लिया, किस पे, प्राइम मिनिस्टर पे भी और दूसरे भी जो की ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के उन पे भी। द आरसीओ अलाउड फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ नॉन इलेक्टेड सिविलियन प्राइम मिनिस्टर वाइल स्टिल इंश्योरिंग मिलिट्री कंट्रोल ओवर द डिसीजंस। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को आप सिविलियन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा, आफ्टर ऑल मिलिट्री का। आफ्टर ऑल आपके प्रेसिडेंट जो था ज़ियाउल हक, उसी के। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द आरसीओ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, इंक्लूडिंग चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द फेडरल शरिया कोर्ट। जो फेडरल शरिया कोर्ट थी उसकी कंपोजिशन में चेंजेस लाई गई, एंड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर जजेस। जजेस का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस था उसके अंदर चेंजेस लाई गई। दीज चेंजेस ensured that the military's influence on the judiciary and legislative branch remained strong। तो इससे क्या था कि मिलिट्री का जो है वो इन्फ्लुएंस रहता था जजेस के ऊपर भी, यानी जजेस आज़ाद नहीं थे अपने फैसले देने में, उनके ऊपर एक ऑल द टाइम प्रेशर रहता था क्योंकि सिलेक्शन सारी उनकी तरफ से होनी, और जो आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसके ऊपर भी जो है वो इन्फ्लुएंस रहता था इनका। देन है इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये जो आरसीओ था यानी रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसका पाकिस्तान के लैंडस्केप पे किस तरह से इम्पैक्ट हुआ, क्या इसका असर था पाकिस्तान पे। सबसे पहले है शिफ्ट टू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट्री नेचर का था, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है वो उसको चेंज करने की कोशिश की गई।
यानी ऐसी अमेंडमेंट्स लाई गई जिनमें प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई। तो कहता जी द RCO effectively shifted Pakistan towards a more presidential form of government where the military backed president yield substantial power over the political system। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि सारी की सारी पावर्स ट्रांसफर होगी किसको, प्रेसिडेंट को, और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक सेरेमोनियल बना दिया गया। देन है कंटिन्यूड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो सेकंड चीज़ ये थी कि जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस था वो इसकी वजह से कंटिन्यू हो गया, यानी मज़ीद उसको कह लें कि शय मिल गई, मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया। और लेटर ऑन यही सारी चीज़ें थी कि जिनकी वजह से मुशर्रफ को भी मौका मिला और अगेन जो है पाकिस्तान में एक और मार्शल जो है वो लगता है इसके मार्शल लॉ लगता है इसके बाद। डिस्पाइट द रिस्टोरेशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिस्टोर हो गया था, the military retained its dominant role in the political landscape of Pakistan। Still जो military का role था वो still same था। The RCO helped maintain military control over the country's governance structure under the guise of the constitutional legitimacy। तो मतलब still रिस्टोरेशन के बाद भी होना तो ये चाहिए था कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हो गया है उसके बाद होना ये चाहिए था कि सिविलियन गवर्नमेंट आती, मिलिट्री रूल खत्म हो जाता, ज़ियाउल हक साहब अपने घर चले जाते और अवाम को हक दिया जाता कि ठीक है आप आएँ और अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने और वो गवर्नमेंट करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रिस्टोर भी किया लेकिन अपनी मर्जी से किया और अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के लिए किया, मिलिट्री रूल को जो है वो लेजिटिमाइज करने के लिए किया। देन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो RCO था इससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मुल्क के अंदर आई। देन इस्लामाइजेशन, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें थोड़ा सा इस्लामिक टच जो है वो दिया गया था कि इस्लामी शरिया कोड बनाई गई, बहुत सारी इस्लामिक प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस टाइम पे ऐड की गई। देन है क्रिटिसिज्म ऑफ द RCO ऑफ 1985। इस पर क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ, अब ये जितना हमने पढ़ा इसके बाद क्रिटिसिज्म तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यानी हाउ पॉइंट्स कुछ दे दिए। सबसे पहला इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी, तो मतलब डेमोक्रेसी खत्म हो गई। डेमोक्रेसी क्या है, पावर ऑफ पीपल, यानी लोग जिसको चाहें उसको वोट दें और वो अवाम का चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आके सर्व करे कंट्री को। लेकिन इस RCO के तहत क्या हुआ कि वो जो डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो गई। फर्स्ट तो ये क्रिटिसिज्म किया गया। देन अथॉरिटेरियन रूल था कि एक ही अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, वही रूल कर रही है, अवाम की फ्रीडम खत्म है, अवाम को के फंडामेंटल राइट्स खत्म है, अवाम के राइट्स सस्पेंड हैं। तो एक ये क्रिटिसिज्म था। इस तरह से आप भी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स बना सकते हैं। देन सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन है। राइट नाउ डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि एक अगर गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट की कोई ना कोई ऑपोजिशन पार्टी होती है, तो वो ऑपोजिशन जब होती है तो वो जब ऑपोजिशन करते हैं तो गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकती है, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ जो है वो मेड आउट कर सकें ताकि हमारी लेस ऑपोजिशन हो। लेकिन यहाँ पे तो टोटली जो ऑपोजिशन थी उसको सप्रेस कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, कोई भी ऑपोजिशन में आने का सोच भी नहीं सकता था। इस तरह से मुल्क को जो है वो कंट्रोल किया गया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म इस पे आ सकता है। ये सारी चीज़ें थी। अब इसका रिलेशनशिप क्या है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के साथ, उसके 2-4 पॉइंट्स हैं वो आपने खुद देखने हैं। जैसे कि सस्पेंशन ऑफ, पहला ये है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा है ये है लेगेसी ऑफ द मिलिट्री रूल, यानी इसकी वजह से मिलिट्री रूल जो है उसको लेगेसी मिली, मतलब वो कंटिन्यू रहा। देन फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स है और देन इसका कंक्लूजन है। तो ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि रफ से हैं लेकिन कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि ये करने हैं, क्योंकि जब हम ऐसी सिलेबस आउटलाइन पे चलते हैं तो कुछ पता नहीं होता एग्जामिनर कहाँ से क्या दे दे। अगर तो सिर्फ हिस्ट्री पे 100 नंबर का पेपर होता तो ये 10 टॉपिक होते तो फिर तो हम कह लेते कि यार 10 में से कोई 5 कर लो, 5 चॉइस पे छोड़ देंगे। लेकिन अब 10 टॉपिक हैं और 10 में से 2 टॉपिक्स आने हैं और एक आपने करना है, तो उन 10 में से हम कैसे मतलब आपको सिलेक्टिव करवाएंगे, ये कुछ कर लें। तो यानी कुछ भी आ सकता है, RCO भी आ सकता है, PCO भी आ सकता है, इसलिए साथ साथ पढ़ते जाएं। एट द एंड ऑफ द ईयर जाके ना कहिएगा कि सर 5 क्वेश्चन बता दें, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, बता दूंगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो अपने लिए मुश्किल हाथ पैदा नहीं करनी है, साथ साथ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।